बच्चे का जो दिमागी विकास है वो किस एज से स्टार्ट होता है और कब तक होता रहता है? 2 साल तक के, जब तक बच्चा प्रॉपर 1.5 साल में चलने लग जाता है। कि बच्चे में दिमागी तौर से ग्रोथ जो है वो कम हो रही है, तो पेरेंट्स कैसे इन सिम्टम्स को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं? जैसे बच्चा 4 महीने का, 5 महीने का हो गया, अभी गर्दन नहीं संभाल रहा, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्या प्री मैच्योर बेबीज को भी ये दिक्कत हो सकती है? जैसे प्रेगनेंसी में अगर मदर की जो डाइट है, क्या वो भी इफ़ेक्ट करती है बच्चे के जो मेंटल हेल्थ पर? ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन इक्वल प्रोपोर्शंस। जो बच्चे छोटे बच्चे स्मार्टफोन्स पे ज़्यादा देखते हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीच डिले इज़ वेरी वेरी कॉमन। वो बच्चे बोलना लेट शुरू करते हैं। 2 साल से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, देयर शुड बी नो स्क्रीन। ऑटिज्म के बारे में भी मैं कुछ जानना चाहती हूँ कि ऑटिज्म है क्या? जैसे आपने बताया मैम कि न्यूरो में कुछ जो दिमाग है वो डैमेज हो रहा है, इसके क्या कारण है? प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन, जिसको एक्लैम्प्सिया बोलते हैं, वो प्रॉब्लम रही हो। जी। प्रेगनेंसी में कई बार टेस्ट्स सारे नहीं होते। जो बच्चे हैं वो क्या इस समय डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं? हाँ जी, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कंपटीशन, पीयर प्रेशर। बिल्कुल, इसके बारे में जानना चाहूँगी कि बच्चे पर स्टडी का प्रेशर है। आप इन दिनों कैसी ब्रेन प्रॉब्लम्स जो है बच्चों में कॉमन देख रहे हैं? सेरेब्रल पैल्सी, डेवलपमेंटल डिलेज बहुत कॉमन है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं। बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं और उनको रियलाइज़ ही नहीं होता कि उनमें कोई प्रॉब्लम है। उनको लगता नहीं, साढ़े तो सारे लेट चलते हैं। बच्चे का सही उम्र में ब्रेन ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार कुछ कारणों के चलते बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। ऐसे में पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनके बच्चे का दिमागी विकास जो है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं? इस बारे में सारी जानकारी आज हम डॉक्टर सुरभि आनंद जी से लेने वाले हैं, जो पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उनसे हम जानते हैं कि बच्चे की ब्रेन को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे एक्सरसाइजें करवा सकते हैं जिससे उनके दिमाग का जो है वो विकास होगा। मैं वंदना डालिया, आप देख रहे हैं नारी पंजाब केसरी, और डॉक्टर सुरभि आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है नारी पंजाब केसरी में। मैम, जैसे स्टार्टिंग ही हम बच्चे की ब्रेन ग्रोथ से करते हैं, सबसे पहला सवाल जो पेरेंट्स जानना चाहते हैं, हमारे यूज़र जानना चाहते हैं कि बच्चे का जो दिमागी विकास है वो किस एज से स्टार्ट होता है और कब तक होता रहता है? बच्चे का दिमागी विकास तो देखो बाय बर्थ ही शुरू हो जाता है, एंड मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट होती है फर्स्ट 5 ईयर्स में। सो हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स से। कुछ नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे जब बच्चा पैदा होके 2 महीने का होता है तो वो कुछ आवाज़ों को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, अपनी मदर को थोड़ा बहुत पहचानना शुरू करता है, बुलाने पे 2 से 3 महीने के बीच में स्माइल देना शुरू करता है, 3 से 4 महीने के बीच में नेक कंट्रोल डेवलप हो जाता है। बच्चे को हाथ, अपने पेरेंट्स के हाथ का और किसी स्ट्रेंजर के हाथ का पता लगने लग जाता है। फिर एक स्टेज आती है 4-5 मंथ्स के बीच में, जब बच्चा उल्टा लेटा है और वहाँ से रोल होके सीधा हो जाएगा। कोई हैंगिंग टॉयज़ हैं, जैसे बच्चों के जिम होते हैं टॉयज़, उनको हैंगिंग टॉयज़ को देख के उनको रीच करने की कोशिश करता है। सो दीज आर सम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जिनको हम देख के हमें पता लगता है कि ये कुछ नहीं हो रहा टाइम पे। सो दिस इज़ वेयर वी स्टार्ट, एंड देन दीज आर द माइलस्टोन्स जो चलते हैं 2 साल तक के, जब तक बच्चा प्रॉपर 1.5 साल में चलने लग जाता है, तब तक के माइलस्टोन्स को हम ट्रैक करते हैं। उससे हमें पता लग जाता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर किसी बच्चे में दिमागी तौर से ग्रोथ जो है वो कम हो रही है, तो पेरेंट्स कैसे इन सिम्टम्स को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं? सिमिलरली जो मैंने आपको बताया, जैसे बच्चा 4 महीने का, 5 महीने का हो गया, अभी गर्दन नहीं संभाल रहा, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या कई बार बहुत डिलेड हो जाते हैं। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि बच्चा साल का भी हो जाता है एंड गर्दन प्रॉपर नहीं संभालता, थोड़ा 50% संभाल लेता है, और पेशेंट कहते हैं कि साल का हो गया, 1.25 साल का हो गया, अभी बैठने नहीं लगा। सो ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन से मेनली हमें पता लगता है, जिसके लिए हमें थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए। जी, अगर बच्चे को ये सारी दिक्कतें आ रही हैं तो पेरेंट्स का पहला स्टेप क्या होना चाहिए, डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट? सबसे पहले पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। जो भी आपका पीडियाट्रिशियन है, आप उनको कंसल्ट कीजिए। वो आपको आगे बताएंगे कि आपको
किस डॉक्टर के पास जाना है। यूजुअली न्यूरोलॉजिकल केसेस में वो आपको पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करेंगे एंड फिर वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफ़र करेंगे, या पीडियाट्रिशियन भी स्ट्रेट फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं। क्योंकि जो ये न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं यूजुअली इनमें मेडिसिन्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। जहाँ पे ब्रेन का विकास नहीं हो रहा या ब्रेन किसी कारण से डैमेज हो गया है, उसमें जो मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं वो फिजियो से ही ठीक होती हैं। एक्सरसाइजेज इज़ द मेन सोल्यूशन। जैसे आपने बताया मैम कि न्यूरो में कुछ जो दिमाग है वो डैमेज हो रहा है, इसके क्या कारण है? बच्चों में दिमाग से जुड़ी समस्याओं की क्या वजह हो सकती है? ये शुरू हो जाते हैं प्रेगनेंसी से लेकर। प्रेगनेंसी में कोई मदर ने कोई मेडिसिन्स खाई हों जो हार्मफुल हों, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ना की हों। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन, जिसको एक्लैम्पसिया बोलते हैं, वो प्रॉब्लम रही हो। प्रेगनेंसी में कई बार टेस्ट्स सारे नहीं होते, 3D स्कैन्स हैं, ट्रिपल मार्कर टेस्ट्स हैं, वो करवाए हों। सो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फिर जब बच्चा बर्थ हुआ है जिस टाइम पे, उस टाइम पे बच्चा रोया नहीं, कुछ सेकंड्स बाद रोया, 1 मिनट बाद रोया, सो ऑक्सीजन नहीं पहुंचती ब्रेन को, सम पार्ट ऑफ द ब्रेन गेट्स अफेक्टेड। देन बच्चा जब बॉर्न हुआ है उस टाइम पे शुगर लो हो जाती है कईयों की, हाइपोग्लाइसीमिया के कारण ब्रेन अफेक्ट हो जाता है कईयों की। क्या प्रीमेच्योर बेबीज को भी ये दिक्कत हो सकती है? हाँ जी, प्रीमेच्योर बेबीज़ में भी होती है, क्योंकि लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं। कईयों के प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होती, बहुत जल्दी हो गए, लो बर्थ वेट है तो कोई ना कोई वीकनेस रह जाती है। देन समटाइम्स जैसे मैंने बताया शुगर लो हो जाती है। ओके, जैसे प्रेगनेंसी में अगर मदर की जो डाइट है, क्या वो भी इफ़ेक्ट करती है बच्चे के जो मेंटल हेल्थ पर? इट इज़ सेड येस एंड नो, मे बी टू सम एक्सटेंट। आजकल कहते हैं MSG, आर्टिफिशियल फूड, बहुत सारा जंक फूड खाना थोड़ा बच्चे की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है, बट इट इज़ नॉट अ मेजर कॉज। मेजर कॉज जो ये प्रेगनेंसी वाले हैं, देन बर्थ के टाइम पे हैं, या फिर आफ्टर बर्थ कई बच्चों को फिट्स पड़ जाते हैं सडनली, बिलीरूबिन ज़्यादा हो, जैसे जॉन्डिस हो जाता है बच्चों को, जो आजकल बड़ा नॉर्मल है। कई बच्चों में बिलीरूबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेवल्स, जो अगर हमने टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया, डॉक्टर को नहीं दिखाया, बिलीरूबिन बढ़ गया, उसने ब्रेन को कुछ जैसे कि आपने बताया कि 1 से 5 साल के बच्चे का जो दिमागी विकास है वो होता रहता है, उसमें एक्सरसाइजेज और डाइट का क्या रोल रहता है मैम? एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चा नॉर्मल सारे माइलस्टोन्स चल रहे हैं तो फर्स्ट 5 इयर्स में ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा है, तो हमें फोकस करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं उनको हमें फोकस करना चाहिए ब्राइट कलर्स के साथ। जब हम बच्चों को कलर्स सिखाते हैं एक स्टेज पे, उसका एक और रोल होता है कि बच्चे की ब्रेन सेंसिटिविटी बढ़ती है। सेकेंडली, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। जैसे मोटर स्किल्स जिनको हम बोलते हैं मूवमेंट्स, फाइन मोटर स्किल्स जैसे ये हाथ की मूवमेंट, छोटे छोटे चीज़ पकड़ना, एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट करना। उसके लिए हम बच्चों को डिफरेंट टेक्सचर्स, जैसे क्ले से बच्चे खेलते हैं, बच्चे पानी में स्प्लैश करते हैं, पेरेंट्स मना करते हैं नहीं 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 पानी में मत करो, मिट्टी में मत खेलो, जो करने देना चाहिए। उसके कारण ये फाइन मोटर स्किल्स बच्चों के डेवलप होते हैं। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो पजल्स बनाना, माइंड मेमोरी गेम्स खेलना, शराइड्स खेलना, these all lead to brain development। मुझे लगता है कि आज इन सारी गेम्स की जो जगह है वो मोबाइल ने ले ली है। इस बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि स्मार्टफोन कैसे बच्चे के दिमाग को असर डाल? बहुत ज़्यादा। जो बच्चे छोटे बच्चे स्मार्टफोन्स पे ज़्यादा देखते हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीच डिले इज़ वेरी वेरी कॉमन। वो बच्चे बोलना लेट शुरू करते हैं, 2-2 साल के बच्चे होके अभी तक बैबलिंग ही कर रहे हैं, या वो भी नहीं कर रहे। उसका एक और कुछ नहीं निकलता, रीज़न होता है बच्चा फ़ोन बहुत देखता है। एंड बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बहुत लिमिटेड हो जाती है स्क्रीन टाइम के कारण, क्रिएटिविटी लिमिटेड हो जाती है, बच्चे सोचना ही बंद कर देते हैं। ब्लॉक्स बनाना है ना, सोचेगा बच्चा, पजल है, ये करना है, वो करना है, फ़ोन पे ऑल दैट क्रिएटिविटी इज ज़ीरो। सो बच्चों को फ़ोन्स आर वेरी वेरी हार्मफुल। जी, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को अगर फ़ोन यूज़ करना है, क्योंकि आज बिजी शेड्यूल जो है उसमें बच्चा फ़ोन यूज़ करता है, अगर आप 2 साल के बाद प्रिस्क्राइब 2 साल से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, देयर शुड बी नो स्क्रीन। 2 साल के बाद भी वेरी लिमिटेड, मे बी हाफ एन आवर अ डे मैक्सिमम, वो भी उसके लिए भी बच्चे बहुत छोटे हैं। पर आजकल कई पेरेंट्स कहते हैं खाना नहीं खाते बच्चे फ़ोन के बिना, या स्कूल का काम फ़ोन पे आता है, वीडियोज़ आती हैं,
सो मैक्सिमम हाफ एन आवर अ डे, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो 1 से 5 साल के बच्चे हैं, आपने उनकी गेम्स बताई है कि वो पजल खेलें या हाँ जी। मड में खेलें या पानी के साथ जो छोटी छोटी गेम्स हैं उसके साथ। हाँ जी। जो बड़े बच्चे हैं 5 से 10 या 10 से 15 साल के, उनके ब्रेन को डेवलपमेंट कैसे मिल सकती है? यही गेम्स, बोर्ड गेम्स खेलते हैं, 5 के बाद बच्चे बोर्ड गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, देन मेमोरी गेम्स खेलते हैं, ट्रेजर हंट्स खेलते हैं। बच्चों को स्पोर्ट्स ज़रूर करना चाहिए, कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, वो फिज़िकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करता है। खाने का जैसे आपने पहले बताया था कि बच्चे जो है आर्टिफिशियल फूड जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, इनकी जगह पर क्या फूड होना चाहिए? नॉर्मल घर का खाना, बैलेंस डाइट, ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन इक्वल प्रोपोर्शंस। एक बच्चे में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, एवरीथिंग होने चाहिए, जिसमें जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं वो बच्चों को खाना चाहिए। जंक फूड बाहर का अवॉइड करना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा आप एम्फोसिस दे सकते हो नट्स को, होल ग्रेन्स को, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को, ये ज़्यादा लेना चाहिए, और हाइड्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए। डॉक्टर सर भी मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना कि आप इन दिनों कैसी ब्रेन प्रॉब्लम्स जो है बच्चों में कॉमन देख रहे हैं? क्या प्रॉब्लम ऐसी है? सेरेब्रल पैल्सी, डेवलपमेंटल डिलेज बहुत कॉमन है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, जिनके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं और उनको रियलाइज़ ही नहीं होता कि उनमें कोई प्रॉब्लम है। उनको लगता नहीं साढ़े तो सारे ही लेट चलते हैं, कोई गल नहीं, फेर की हो गया, बच्चे च कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अर्ली रिकग्नाइज़ करना, अवेयरनेस होनी कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, एंड अगर है तो इट इज़ ओके। आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, जितनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतनी जल्दी बच्चा बेटर हो जाएगा। सो मसल टाइटनेस, मसल वीकनेस, ऑटिज़म, दीज आर बिकमिंग वेरी कॉमन। जी, ऑटिज़म का आपने बताया। ऑटिज़म के बारे में भी मैं कुछ जानना चाहती हूँ कि ऑटिज़म है क्या? ऑटिज़म इज़ अ स्पेक्ट्रम, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। उसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। बेसिकली बच्चे को कि जो सोशल इंटरेक्शन है और सोशल कम्युनिकेशन है उस पर इफ़ेक्ट होता है, वो लिमिटेड होती है। जैसे ये जो बच्चे होते हैं, आप इनको बुलाएंगे तो, बहुत छोटे बच्चे, जब आप इनको बुलाएंगे तो वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, या आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, स्पीच डिलेड होगी, जब होगी तो रेपिटेटिव होगी, इकोलैग स्पीच बोलते हैं, जैसे जो हम बोलेंगे बच्चा वो रिपीट करेगा। देन रेपिटेटिव मूवमेंट्स बहुत होगी, बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं अपनी बात समझाने के लिए, पॉइंट आउट नहीं करेंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे और पॉइंट आउट करेंगे कि वो चीज़ चाहिए, बिकॉज उनको इंटरैक्ट करना नहीं आता, उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता। अपने जो कंफर्ट जोन है, रूटीन है, वो उसमें ठीक रहते हैं, रूटीन से बाहर उनको नहीं आता, बाहर जाके वो सडनली दे डोंट नो हाउ टू बिहेव। सो मेनली ये सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम है। ऐसे बच्चों को जो पेरेंट्स हैं सबसे पहले कैसे टैकल, क्या करें, स्टेप कौन सा है? सबसे पहले ये रिकग्नाइज करना ज़रूरी है दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। जैसे सिम्टम्स आए हैं तो पेरेंट्स उसको अवेयरनेस दिखाएं और चेक करें, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं, और उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, और ये अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट करनी बहुत ज़रूरी है। एज पेरेंट्स ये एक्सेप्ट करना दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड इट इज़ ओके इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आपका बच्चा ऑटिज़म वाले बच्चे नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, बट विद गाइडेंस, विद प्रॉपर गाइडेंस। जैसे कि पेरेंट्स है, अगर बच्चे को ये दिक्कत है तो पेरेंट्स सबसे पहले एक्सेप्ट करना जो है उनके लिए मुश्किल होता है। तो पहला स्टेप यही है कि पेरेंट्स खुद एक्सेप्ट करे कि उनका जो बच्चा है वो अगर ऑटिज़म से हल्का ग्रस्त है तो आगे क्या करना है, ताकि आपकी वजह से बच्चा जो है वो आगे की लाइफ को नॉर्मल रख सके। स्टार्ट द थेरेपीज राइट अवे, जितनी जल्दी स्टार्ट। फिजियोथेरेपी का कितना रोल रहता है ऑटिज़म में? ऑटिज़म में सम चिल्ड्रन हैव फिजिकल डिसेबिलिटी, सम डोंट। तो जिनमें फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑटिज़म के बच्चों में ये मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम होती है, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स थोड़े कम डेवलप्ड होते हैं। सो वहाँ पे मसल को स्ट्रेंथन करना, कईयों में मसल टाइटनेस या हाइपोटोनिसिटी होती है, मसल्स बहुत फ्लॉपी होती हैं, उससे वेट बेयरिंग चलना वो मुश्किल हो जाता है, तो डेवलपमेंटल डिले आ जाता है बिकॉज ऑफ दीज मस्कुलर प्रॉब्लम्स। तो वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, मसल्स को ट्रेन करना, उनकी डेवलपमेंटल प्रोग्रेस को ट्रैक करना, फिजियोथेरेपी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑटिज़म भी जेनेटिक प्रॉब्लम है? यस, मेजरली जेनेटिक प्रॉब्लम है।
मैं कुछ जानना चाहूँगी इस बारे में कि अगर प्रेगनेंसी या पीछे परिवार में एक इसका है सी जेनेटिक प्रॉब्लम से मेरा मतलब, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी फैमिली में किसी को ऑटिज़म है तो बच्चे में आएगा। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमारी फैमिली में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है, ये जीन्स होते हैं जो हमारी फैमिली में ट्रैवल कर रहे हैं एंड वो रिसेसिव हैं हमारे पेरेंट्स में, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में, फैमिली में अभी तक वो एक्टिव नहीं हुए हैं, वो इनएक्टिव हैं। पेरेंट्स के कई बार दोनों, मदर में भी वो इनएक्टिव जीन है, फादर में भी वो इनएक्टिव जीन है, सो वो बच्चे में एक्टिव हो गया। पर वो जेनेटिक टेस्ट से ही पता लगता है एंड मोस्टली ऑटिज़म का कॉज जेनेटिक ही निकलता है ज़्यादा। कौन कौन से टेस्ट जो हैं ऑटिज़म में करवाने ज़रूरी हैं? पहले तो नॉर्मल जो जेनेटिक टेस्ट होते हैं वही होते हैं। जब हमें पता लगता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो जेनेटिक एक्सोम टेस्टिंग होती है और जीनोम टेस्टिंग होती है। उससे कोई जीन में म्यूटेशन है या प्रॉब्लम है तो पता लग जाती है। एग्जैक्टली ऑटिज़म का टेस्ट जो होते हैं दे आर डन बाय अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स। वो दे आर अ सीरीज़ ऑफ टेस्ट जो 3-4 टेस्ट मिलके क्लिनिकल, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है उस टाइम पे ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, हमें एग्जैक्टली पता लगता है कि ऑटिज़म है या नहीं। ऑटिज़म की आई थिंक लेवल्स होते हैं, तो जो सीवियर हैं उनको ठीक होने में क्या वो प्रॉपर ठीक हो सकते हैं भविष्य में आने वाले समय में अपना सारा काम जो है वो नॉर्मल लाइफ में? जो सिवियर ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको हेल्प चाहिए होती है, नॉर्मल लाइफ लीड करने में उनको काफ़ी हेल्प चाहिए होती है। 3 लेवल्स है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। माइल्ड इज़ हाईली फंक्शनिंग, उसमें वो बच्चे नॉर्मल थेरेपी थोड़ी देर के साथ अपना काम करना, नॉर्मल लाइफ सीख जाते हैं। सिर्फ उनको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है जहाँ उनको हेल्प चाहिए। मॉडरेट नीड अ लिटिल मोर हेल्प बट दे कैन ऑल्सो लीड अ फेयरली इंडिपेंडेंट लाइफ। सिवियर ऑटिस्टिक केसेस में दे नीड सपोर्ट थ्रू आउट, इट इज़ लो फंक्शनिंग। बच्चे के लिए एक्सरसाइज या योग जो आप प्रेफर करते हैं कि बच्चे को ये एक्सरसाइज और योग जो है वो करवाने चाहिए जिससे उनका ब्रेन जो है वो डेवलप होगा? हाँ जी, जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट टेक्सचर्स के साथ खेलना, मोटर स्किल्स डेवलप करने। जैसे बच्चे पेपर फाड़ते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कागज़ उनको दे दो फाड़ते रहते हैं, विच इज़ गुड, ये भी एक्टिव। हाँ जी, ये क्रिएटिव, ये वाले। फिर थोड़े बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं तो उनको ड्राइंग, आर्ट, पेंटिंग, स्क्रिबलिंग, डूडलिंग, ये सब क्रिएटिव एक्सरसाइज हैं। फिर पज़ल गेम्स, बोर्ड गेम्स हो गई, आगे वो खेलते हैं बच्चे। आउटडोर एक्टिविटीज़ में योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, स्विमिंग या कोई भी स्पोर्ट जो बच्चा करना चाहे, जंपिंग एक्टिविटीज़। इंटरैक्टिव, जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इंटरैक्टिव गेम्स भी ज़रूरी होती हैं, जैसे हम डम शराड्स खेलते हैं, ट्रेजर हंट्स खेलते हैं, ये भी बच्चों को हेल्प करते हैं। जी, पेरेंट्स के लिए टिप्स जो आप हमारे यूज़र को देना चाहते हैं कि जो बच्चे के दिमागी विकास के लिए ज़रूरी हो? A balanced diet, exercises and a lot of creativity, सिर्फ not only books, not only study but a lot of extra activities also, interaction बच्चे के साथ, पेरेंट्स की, फैमिली की, बाहर की, ताकि बच्चे के सोशल स्किल्स डेवलप हों। एंड मॉनिटर, पेरेंट्स को अवेयर रहना तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, शुरू से उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को ट्रैक करना। जो बच्चे हैं वो क्या इस समय डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं? क्योंकि पहले तो हम बहुत कम सुनते थे लेकिन अब डिप्रेशन के बारे में ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, तो क्या बच्चे डिप्रेशन के? हाँ जी, वो थोड़ा लेटर एज में ज़्यादा हो रहा है, टीन एज में ज़्यादा हो रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया, कंपटीशन, पीयर प्रेशर, इवन सोसाइटल प्रेशर, मार्क्स लाने का प्रेशर, कंपटीशन में आगे बढ़ना। बिल्कुल, इसके बारे में जानना चाहूँगी कि बच्चे पर स्टडी का प्रेशर है। हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो उसके लिए डिप्रेशन जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। हाँ जी, एंड एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आजकल हम एज पेरेंट्स अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि हम बच्चों के साथ ना ज़्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड कर पाते। मतलब सिर्फ एक वेकेशन पे जाना या इकट्ठे घूमने जाना, ये बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं होता। बच्चे के साथ एज पेरेंट्स हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट आई वुड रेकमेंड इज़ कि रोज़ अपने बच्चे के साथ आधा घंटा ज़रूर स्पेंड करें, उसकी बात सुने, अपनी बात सुनाएं। एंड बोथ द पेरेंट्स वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक बच्चों के साथ बैठ के गेम्स खेलें, कोई मूवी देखें, जो एक्टिविटी जो आप सब मिलकर करें, सो दैट बॉन्डिंग भी हो, बच्चे आपके साथ फ्री भी हों और बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ।
ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड बिगेस्ट कल्प्रिट इज सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। बिल्कुल, आज के टाइम में ये सबसे बड़ी दिक्कत वो बन रखा प्रेशर है। तो बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज बच्चों को इतनी आदत पड़ गई है वैलिडिटी लेने की हर चीज़ के लिए, तो जब रियलिटी चेक होता है वो बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाते एंड सडनली स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इट्स वेरी कॉमन। मुझे लगता है कि ये जो सेशन था ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर पेरेंट्स सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान देते, मेंटल हेल्थ की तरफ नहीं देते, उस तरफ भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ये जो सेशन था आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट आप कैसी हेल्थ प्रॉब्लम पर बात करना चाहते हैं इस बारे में भी हमें ज़रूर अवेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।